नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिप्रा, क्या बड़ी खबर? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज शाम 4 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। पिछले महीने भी सीएम नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और कर्नाटक चुनाव होने के बाद ये पहली मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होने जा रही है। यानी 40 दिन में ये दूसरी बार मुलाकात हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता पर बातचीत की जाएगी और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को लेकर के भी इसमें बातचीत की जानी है और कई सारे ऐसे और भी मुद्दे होंगे जिसको लेकर आज इस मुलाकात में बातचीत होगी। और बताया भी जा रहा है कि जैसे कर्नाटक चुनाव हुआ है उसके बाद से कांग्रेस के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि आज की मुलाकात के बाद क्या कुछ और बातें सामने आती हैं। विभा, बिल्कुल शुक्रिया शिप्रा। तो बिल्कुल इस वक्त जो बातचीत होने वाली है, जो मुलाकात होने वाली है, वो कई दृष्टिकोणों से बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह कि इस मुलाकात में बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ये नजर आएंगे कि क्षेत्रीय दल जहां पर मजबूत है उन क्षेत्रीय दलों के लिए कांग्रेस सीट छोड़े और कांग्रेस वहां पर लड़े जहां पर उसकी खुद की अपनी मजबूती है। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस इस बात को मानेगी? कहां कहां पर कांग्रेस मजबूत है और कहां कहां कांग्रेस को छोड़ना होगा और छोड़ने वाली सीटों की संख्या कितनी होती है, यह भी निर्भर करेगा इस विपक्षी एकता की मजबूती को लेकर। हालांकि यह मुलाकात शाम 4 बजे होने वाली है। अब सवाल है कि कांग्रेस क्या इतना बड़ा त्याग करेगी? 2024 में लोकसभा की 542 सीटों में से 346 सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए वो छोड़ेगी। क्या इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस तैयार है? और इस पर क्षेत्रीय दलों की क्या है राय, जरा वो सुन लेते हैं। कोई भी गठबंधन होगा तो सहयोगी दलों में तो सीटों का बंटवारा होता ही है, इसमें नई बात क्या है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ कोई पार्टी आती है, कोई दल आता है तो चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा, आपसी सहमति से होगा, सम्मानजनक तरीके से होगा। इस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से सीधे मुकाबले में हैं, ड्राइविंग सीट पर वही पार्टियां उन राज्यों में अगुवाई करेंगी, तभी विपक्षी पार्टियों की एकजुटता दिखेगी। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगुवाई करती रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कोई कर सकता है। हमारी प्राथमिकता विपक्षी एकजुटता है। जिन भी प्रदेशों में जो भी पार्टियां मजबूत हैं, सब मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं। तभी तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का ऐसा स्वरूप तैयार किया है जिसमें 7 पार्टियों का समावेश है। देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। विपक्षी एकता कैसे हो सकती है? अरविंद केजरीवाल है एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, तीसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, और साउथ में चले जाइए एक से एक नेता हैं। तो यहां पर सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले लोग कुर्सी के लिए आपस में एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो कांग्रेस किन किन राज्यों में मजबूत है और क्या जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां पर उसकी संख्या ज्यादा है, ये वो कैलकुलेशन है। इस पर क्या कांग्रेस मानती है या नहीं मानती, इस खबर को विस्तार से समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं एक बार फिर से न्यूज रूम का, जहां से हमारे साथ सहयोगी शिप्रा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल विभा, देखिए जो बड़ा सवाल है, सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस त्याग करेगी, क्षेत्रीय दलों के लिए वो त्याग कर पाएगी? तो ऐसे में सब कुछ समझना पड़ेगा। दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस की अभी 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार है और वो राज्य हैं कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक और हिमाचल दोनों राज्य कांग्रेस ने बीजेपी से हाल ही में छीना है। तो ऐसे में ये जो बात सामने आ रही है, यानी कि अगर आप देखें तो मजबूती से 4 राज्यों में अभी कांग्रेस है और वहां पर कांग्रेस अकेले अपने दम पर उसने जो है अपनी सरकार बनाई है। और हाल ही में जो 2 राज्य हैं वहां से उसने बीजेपी से चुनाव के बाद वो जो राज्य है उसे छीन लिया है। तो वहां पर कांग्रेस की मजबूती जरूर है। इसके साथ ही देखिए कांग्रेस 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार में भी शामिल है, जिसमें बिहार, झारखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां सहयोगी के तौर पर कांग्रेस है। अब ये जानना भी जरूरी है कि देश के किस राज्य में कितनी सीटें हैं जहां कांग्रेस से सीट छोड़ने
की मांग की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस को त्याग करना चाहिए, कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वो आगे बढ़े। तो इसको जानने के लिए समझिए कि बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, झारखंड में 14 सीट हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहीं ओडिशा में 21 सीटें हैं। दिल्ली की बात की जाए तो 7 लोकसभा की सीट है, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीट है, वहीं तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है, पंजाब में 13 लोकसभा की सीट है। यानी कि इस तरह से 11 राज्यों में कुल 346 ऐसे सीट है जहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या इन राज्यों में कांग्रेस जो है वो अपने क्षेत्रीय दलों के लिए, जिसके साथ भी वो गठबंधन करती है, उसके लिए त्याग कर पाएगी? क्योंकि तेजस्वी यादव की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस जहां पर मजबूत है उस राज्य में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े, वहां पे उन्हें सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस को उन्हें मजबूत करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। विभा, शुक्रिया शिप्रा इस पूरे समीकरण को बताने के लिए, समझाने के लिए। और यहीं से सवाल खड़ा होता है, यहीं से ये सवाल पैदा भी होता है कि 346 सीटें जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, यानी यहां पर कांग्रेस को त्याग करना होगा, इन सीटों को छोड़ना होगा क्षेत्रीय दलों के लिए। क्षेत्रीय दल अगर ज्यादा सीटों पर मजबूत हैं तो फिर वो चेहरा कौन होगा जिस पर सहमति बन पाएगी? तमाम विषयों पर चर्चा आज हालांकि शाम 4 बजे नीतीश कुमार की मुलाकात के दौरान होने वाली है, लेकिन ये कितनी बात बनती है और कब तक ये नजर आता है कि सभी हर विषय पर एक साथ हैं, ये बड़ा सवाल है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश की मुलाकात पर जरूर तंज कसा। उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। बीते 18 साल तक उन्होंने कोई काम बिहार के लिए किया ही नहीं है। आप खुद समझ रहे हैं कि वो खुद कंफ्यूज हैं। वैसे तो उन्होंने स्वयं घोषित कर लिया कि हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार में उनकी कोई जमीन बची नहीं है। ये देश में घूम रहे हैं, सिर्फ बिहार के पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं। जब दोनों एक नहीं हो सकते तो मिलके क्या फायदा है? तो ये सिर्फ बिहार के लोगों को, बिहार के पैसे को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, बिहार के लोगों को भी समझ रहे हैं 18 साल से ये काम नहीं किए। अब ये लोग को आज भी उम्मीद देते कि हम काम करेंगे। अरे कब करोगे? तो विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने निशाना साधा है। प्रिंस राज ने कहा कि बिहार बर्बाद हो रहा है और नीतीश कुमार देश भ्रमण पर हैं। अरे वो अभी देश यात्रा पे निकले हुए हैं, बिहार यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, उनको उससे चिंता नहीं है और प्रधानमंत्री के पद के लिए वो वहाँ पे उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे कांग्रेस के अंदर ही एकजुटता नहीं है, कहाँ विपक्ष एकजुट हो रही है वहाँ पे। यहाँ पे सीएम पद के चुनाव करने के लिए इतना झंझट हुआ, जब वो खुद एक नहीं है तो ये एकजुटता किस बात की? तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को जेडीयू ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। जेडीयू का कहना है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां कांग्रेस को त्याग करना होगा। प्रयास शुरू हुआ है और अभी 1 साल पूरा टाइम है इसको अमली जामा पहनाने के लिए। तो कुछ पार्टियां हैं ऐसे जिनसे बात करने की जरूरत है और हमको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके पहल में लगे हुए हैं और जो भी कारण होगा उसको दूर करके और लोगों के साथ संपर्क बनाया जाएगा। और निश्चित रूप से यह बात पता है सब लोगों को कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जन आंदोलन शुरू होगा और 2024 के चुनाव में भाजपा सत्ता से मुक्त होगी। तो जेडीयू ये जरूर मान रही है कि यह मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी कह रही है कि कांग्रेस को यह त्याग करना होगा, तभी सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस को यह त्याग करना होगा, जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का हमारी सहयोगी शिप्रा का। क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को त्याग करना होगा, कांग्रेस को समझना होगा जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए कांग्रेस सीट छोड़ेगी?
दिल्ली और पंजाब में क्या आप पार्टी के लिए कांग्रेस अपनी सीट छोड़ेगी? वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए क्या कांग्रेस वहां सीट छोड़ेगी, क्योंकि वहां पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और यूपी जो है उसके बीच में भी लगातार देखने को मिलता रहा है। वहीं बिहार में बात करें तो आरजेडी और जेडीयू के लिए क्या कांग्रेस सीट छोड़ेगी? ओडिशा में बीजू जनता दल के लिए क्या सीट छोड़ेगी कांग्रेस? इसके अलावा तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में बीआरएस के लिए क्या कांग्रेस सीट छोड़ेगी? ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई वहां के क्षेत्रीय दलों से भी होती रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के लिए क्या सीट छोड़ेगी कांग्रेस? वहीं तमिलनाडु में क्या डीएमके के लिए कांग्रेस अपनी सीट से समझौता करेगी? महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के लिए क्या अपनी सीट छोड़ने को तैयार होगी कांग्रेस? ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। जो बात बार बार दोहराई जाती है, हो सकता है कि आज इस मुलाकात के दरमियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से वो अपनी बातों को रखेंगे और फिर हो सकता है सहमति बने तो फिर एक मजबूत विपक्ष सबके सामने होगा। विभा। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका के परिजनों पर तेजाब फेंका है। प्रेमिका के पति समेत 2 बच्चे झुलसे हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, चकिया इलाके की यह घटना और सभी घायलों को मुजफ्फरपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। प्रेमिका के पति समेत 2 बच्चे इस हमले में जख्मी हुए। चकिया इलाके की यह घटना जहां पर सनकी प्रेमी की करतूत सामने आई है। सभी घायल मुजफ्फरपुर रेफर किए गए। प्रेमिका के परिजनों को तेजाब से जलाया गया है। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की एनआईए कोर्ट में पेशी की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच रांची की एनआईए कोर्ट में यह पेशी हुई, जिसमें एनआईए कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड की मंजूरी दे दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त। एनआईए की ओर से 15 दिन की रिमांड हालांकि मांगी गई थी। दिनेश गोप से अब पूछताछ की जाएगी और इसी पूछताछ में कई राज खुल सकते हैं और इसे लेकर ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि कोर्ट की तरफ से सिर्फ 7 दिनों की रिमांड दी गई है। तो दिनेश गोप नेपाल से गिरफ्तार हुआ, जिसके बाद एनआईए ने रिमांड की मांग की। 15 दिनों की हालांकि रिमांड की मांग की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एनआईए कोर्ट में उसकी पेशी हुई और रिमांड की जब मांग की गई तो 7 दिनों की रिमांड मिली है और एनआईए ने 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। अब इन 7 दिनों की रिमांड की अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां दिनेश गोप से निकालने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जाएगी। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची के एनआईए कोर्ट में इसकी पेशी हुई, जिसमें 15 दिन की रिमांड की मांग की गई, लेकिन रिमांड 7 दिनों की मिली है। बिहार में नई शिक्षक बहाली को लेकर जारी की गई अधिसूचना, जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब जी का जंजाल बन गई है। 2019 में जिन अभ्यर्थियों ने एसटीईटी की परीक्षा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे भाषा विषयों में पास कर ली थी, अब वो भी परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। दरअसल नई शिक्षक बहाली के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके अनुसार स्नातक स्तर पर 3 साल में भाषा विषय में पास होना अनिवार्य है और ऐसे में हजारों अभ्यर्थी नई नियुक्ति शिक्षक भर्ती परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में नई शिक्षक बहाली के लिए जो अधिसूचना जारी की गई है, वैसे में हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने एसटीईटी परीक्षा पास की है, लेकिन वे अब परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। इनके साथ क्या प्रॉब्लम आया है, इनसे हम बात करते हैं। फिलहाल ये सभी सचिवालय आए हुए, क्या बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? हम सभी अभ्यर्थी भाषा विषय के लिए हैं। हम लोगों ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत में स्टेट 2019 में पात्रता परीक्षा दी थी और हम लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए थे और हम सभी मेरिट में आए हुए स्टूडेंट हैं। अभी हम लोगों के मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे स्टेट 2019 की ये नोटिफिकेशन की कॉपी है, जिसमें
लिखा हुआ है हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी स्नातक स्तर पे पठित होना आवश्यक है और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपका स्नातक स्तर पे आपने ग्रेजुएशन में वो पूरे साल पढ़ा है या फिर आपने 200 नंबर का वो 2 साल में पढ़ा है। सर मेरा प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने डीएलएड किया था इंटरमीडिएट से, मेरा 45% नहीं है, 43% है और उस समय 55% रखा गया था। लेकिन हमारा हाई कोर्ट में केस चला, हमने डिसीजन हमको दिया हाई कोर्ट की आप 43 पे एलिजिबल हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए, और मैंने सीटेट भी क्वालिफाई किया। अब सरकार हड़ता दे रही है 45% नीचे वाला का क्या होगा, इसी के लिए मैं सर से मिलने आई दीपक कुमार जी से। सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम से। ये लैंग्वेज से रिलेटेड आपका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा इंग्लिश है। अच्छा, क्या 2 साल सब्सिडी मैंने रखा था ग्रेजुएशन में, तो मेरे पास जो है प्रमाण सभी मौजूद है। 2006 से लेकर के 2022 तक जो 6ठा चरण तक जो हुआ है बहाली, तो उसमें जो सब्सिडी रहने पर भी मान्य था हम लोगों को 2019 में भी जो हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं उसमें भी मान्य था, तो हम लोग उसी के थ्रू जो है बहाल मतलब कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। और मेरे पास 2006 से लेकर के 2022 तक का प्रमाण है कि बिहार में जो भाषा शिक्षा की बात, ये अधिसूचना फ्राइडे को लागू हुई है, 19/5 अचानक से आ गई है और हम लोगों को एग्ज़ाम दिला लिया गया है और 4 साल इंतज़ार कराने के बाद ये आभास हुआ है और उसमें जो संशोधन कर दिया गया अचानक से हम लोगों को, मतलब कि भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए। इस तरह से हम मधुबनी से आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम समी है दरुआ। तो देखिए बिल्कुल कई जिलों से जो अभ्यर्थी हैं वो आए हैं और इन्हें लगता है कि इनके साथ छल किया जा रहा है। जो नई अधिसूचना जारी की गई है वो इनके अनुकूल नहीं है और अचानक से फैसला ले लिया गया है लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो या उर्दू। ऐसे में जो पास आउट जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था एसटीटी का एग्ज़ाम, ऐसे अभ्यर्थी एक भविष्य, उज्जवल भविष्य का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन सरकार की एक अधिसूचना ने इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब देखना होगा, ये पटना आए हैं, शिक्षा विभाग आए हैं, अधिकारी इनकी बातों को कहाँ तक सुनते हैं और इनके हित में किस तरीके का फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18। वहीं बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां दबंगों ने दलितों पर कहर बरपाया है। मंदिर में पूजा पाठ करने पर दलितों की पिटाई की गई है दबंगों की तरफ से। मामला बंसी थाना के कस्तूरीपुर गांव का है, जहां दलित परिवारों को मंदिर में पूजा पाठ पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि शादी ब्याह की रस्म को पूरा करने के लिए दलित परिवार के लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे और इसी दौरान दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट की इस घटना में एक व्यक्ति का पैर टूट गया। बताया जा रहा है कि बंसी थाने में दबंग लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो गोड़ ना लगे देलन किसे यहाँ पड़ी, मतलब छुआछूत के कि ताला लगा दिलन, ताला लगा के सब गेट पूरा छेक के किसे यहाँ पड़ी वहाँ से धसोरे लगलन आपका कि ना यहाँ पड़ी गोड़ लागे देवो। हमने वहाँ से चल दिली तो यहाँ रास्ता में छेक के सब मारे लगल आपका। कितना लोग घायल हैं आप लोग? घायल तो हाँ, मगर हित ना तो पिटाए बहुत भीतर मार है, लेकिन वहाँ से डर के मारे छोड़ करके मैंने हम लोग भाग के टोला पर आए हैं। अब कस्तूरीपुर वहाँ से छोड़ करके जाए। अच्छा, पूजा नहीं होने दे रहा? नहीं होने दे, बंद हो गया ताला उसमें? ना पूजा को लोग करता है, हम लोग ये बात है। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के गंगा किनारे बसे गांव की अब तस्वीर बदलने वाली है। बड़हरा प्रखंड के महुली गंगा घाट से लेकर मौजमपुर गंगा घाट को रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित किया जाएगा और फिर इसे बनारस के गंगा घाटों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। महुली गंगा घाट के निरीक्षण के बाद आरा के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महुली गंगा घाट से लेकर मौजमपुर गंगा घाट को रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित किया जाना है और फिर इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। लाइट लगाने के अलावा एक शेड भी यहां पर बनाए जाएंगे जहां लोग शवों का अंतिम संस्कार भी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में इस जगह पर पीपा पुल की जगह पक्का पुल बनाकर उसे यूपी जाने वाली 4 लेन से जोड़ा जाएगा। भारत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिया है कि रोजाना जमा हो रहे 2000 के नोट का डेटा मेंटेन किया जाए। आरबीआई की ओर से 22 मई को इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था। नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया जाएगा।
दास ने यह भी कहा कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट बदलने की पूरी तैयारी की गई है। चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। इसमें हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।